बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। स्टडी टाइम में आपको वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में स्टोकियोमेट्री। देखें बेसिकली स्टोकियोमेट्री क्या है। स्टोकियोमेट्री जो है ये दरअसल दो वर्ड का कम्बिनेशन है। स्टोकियो मीन्स मेजरमेंट और एलिमेंट और मेट्री मीन्स टू मेजर। तो बेसिकली ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम बाय मीनिंग हम ये सोचते हैं कि एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली एलिमेंट को मेजर नहीं करते। पहले भी डिस्कस हो चुका है कि हम दरअसल मेजर करते हैं या तो मास को या वॉल्यूम को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। और जब वर्ड पार्टिकल्स आता है तो एक बात जहन में रखिएगा कि पार्टिकल्स केमिस्ट्री जबान में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस को कहा जाता है, जो कि 3 टाइप्स के नॉर्मली होते हैं। इनमें फर्स्ट वन इज एटम्स, सेकंड वन इज आयंस एंड थर्ड वन इज मॉलिक्यूल्स। ये 3 नाम डिफरेंट इसलिए हैं किसी भी पार्टिकल के लिए कि कोई भी सब्सटेंस केमिस्ट्री में या तो एटॉमिक फॉर्म में होता है या आयनिक फॉर्म में होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। लिहाजा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, उसको मेजर करने के लिए या तो हमें एटॉमिक मास का यूनिट यूज करना पड़ता है या आयंस का या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट यूज करना पड़ता है। लिहाजा स्टोकियोमेट्री में हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक ब्रांच जो है वो दरअसल केमिस्ट्री की उन टॉपिक से रिलेटेड है या उस फील्ड से रिलेटेड है जिसमें हम मेजर करते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अमाउंट को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अमाउंट्स को। तो हम केमिस्ट्री में नॉर्मली जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जिनकी वजह से कोई प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है? बेसिकली दोस विच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखी जाती है। तो नॉर्मली ये एरो जो है ये डिनोट करता है कि ये वन वे रिएक्शन को शो करता है। अच्छा, ये वन वे क्यों होना जरूरी है? इसलिए कि इन द एंड ऑफ द रिएक्शन ये रिएक्टेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम क्वांटिटी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। तो उसके अंदर जरूरी है कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का आपने रिएक्ट करवाया है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में चेंज होना है ना जरूरी है। लिहाजा ये जो स्टोकियोमेट्री की ब्रांच है वो डील्स करती है ऐसे रिएक्शंस के लिए जो वन वे रिएक्शंस हो। दूसरी बात ये है कि एक और चीज में जो है, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सपोज करें ये फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो इसके कोफिशिएंट्स हैं एलिमेंट्स के, इनका आपस में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होना जरूरी है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहां देख लें कि अगर कार्बन का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन हो रही है ये एक एज ए सिंगल प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो ये भी 1 मोल है। तो अगर मैं इसको कहूं कि यहाँ 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो इससे फॉर्मेशन जो हो रही है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है। तो हमें ये चेक करना है कि वेदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
प्रोडक्ट इन राइट हैंड साइड। तो यहाँ 1 मोल कार्बन है, यहाँ भी 1 मोल कार्बन है, यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन है, तो राइट साइड पर प्रोडक्ट में भी 1 मोल ऑक्सीजन है। लिहाजा यहाँ इस इक्वेशन में एज सच मोलर इनको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट ईयर लेवल पे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टोइचोमेट्री से रिलेटेड आएगा तो आप एक बात जहन में रखें कि हमेशा इसमें गिवन इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस हो, हमेशा बैलेंस होगी और गिवन होगी। स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम में इक्वेशन हमेशा गिवन होगी, चाहे केमिस्ट्री की कोई सी हो। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कर लें, बहुत इजी एग्जांपल है। सपोज करें कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसके वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और जो फॉर्मेशन हो रही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की हो रही है, वाटर की हो रही है। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है और राइट साइड पर प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन एटम्स है। और अगर मैं यहाँ देखूं कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है लेकिन वाटर में सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो सिंगल ऑक्सीजन एटम की वजह से अब ये यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो आपस में ऑक्सीजन के लिए बैलेंस नहीं हो रहे, तो इसे यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ वाटर में यहाँ पर 2 मेंशन कर दूं तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ वाटर जो है हाइड्रोजन जो है 2 है, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 कर सकते हैं। नाउ दिस इक्वेशन बिकम बैलेंस। अब इस इक्वेशन के बैलेंस होने के बाद स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम के रेशोज जो है वो लॉ ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली स्टोइचोमेट्रिक में हम 3 प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। उसमें पहला जो प्रॉब्लम है वो है मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें किसी गिवन केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को मास की शक्ल में हम मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम मास ही गिवन हो और मास ही मेजर करना हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं मास रिलेशनशिप। सेकंड टाइप जो इससे रिलेटेड है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम गिवन सब्सटेंस के मास से किसी अदर सब्सटेंस के या अननोन सब्सटेंस के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी इसका ट्रू हो सकता है कि अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप इसकी मदद से मास भी फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट वन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम एक गिवन गैस के वॉल्यूम से एक अननोन गैस के वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, वो मैं चाहूँगा कि आपको साथ साथ बताते जाऊं। जैसे मास में आपको फर्स्ट कंडीशन में मास रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास एक चीज़ बड़ी अहम होनी चाहिए, एटॉमिक मासेस जो है वो गिवन होने चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मास में हम मोल रेशो फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन करते हैं, या एटॉमिक मास की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अब एटॉमिक मास जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सारे याद करना जरा सा डिफिकल्ट है, लिहाजा पेपर के अंदर ये सहूलत दी जाती है कि जो एटॉमिक मासेस हैं किसी भी एलिमेंट के वो पेपर में गिवन होते हैं, तो आप उन एटॉमिक मासेस की मदद से। अच्छा, मास वॉल्यूमशिप में आपको एक चीज का बड़ा अहम याद रखना है, वो ये है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ होता है एट STP। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैस का वॉल्यूम 1 मोल के लिए
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो गैस का 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 DM³ या लीटर। तो इसको हम इस वॉल्यूम को आपके अपने जहन में होना जरूरी है, तभी हम ये वाला रिलेशनशिप, अदरवाइज अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसको पता होना चाहिए आपको कि गैस का वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा, और लास्ट में डायरेक्ट गिवन वॉल्यूम से आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको किसी भी यूनिट में वॉल्यूम गिवन हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉल्यूम की कंडीशन मालूम हो। हम एक प्रॉब्लम की मदद से इन तीनों रिलेशनशिप में से कम 2 रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि कैलकुलेट दी मास एंड वॉल्यूम। सम टाइम यहाँ पर मास की जगह अमाउंट भी लिख दिया जाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि जब अमाउंट का वर्ड आता है तो मास, वैसे तो अमाउंट का वर्ड मास के लिए भी होता है, वॉल्यूम के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ सेपरेटली मास और वॉल्यूम को लिखा ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो। उसके आगे लिखा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 फार्मूला है। सम टाइम इसको इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड को बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला CaCO3 है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो कि किसी भी स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम में एक कंडीशन तो ये होती है कि केमिकल इक्वेशन हमेशा गिवन हो, नंबर 1। नंबर 2, ये वन वे रिएक्शन हो, और नंबर 3, इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है वो बैलेंस हो। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूँ कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, और इसकी हीटिंग जब हम करते हैं, हीटिंग को हम डिनोट करते हैं डेल्टा सिंबल से। जब हीटिंग की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये पूरा एक सब्सटेंस है। इस पूरे सब्सटेंस से पहले आप देखें कि कोई भी नंबर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है या सेल्फ डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है अपने इंग्रेडिएंट्स में या अपने इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स में। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल कप सब्सटेंस है और इसका भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, इसका भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो ये क्योंकि बैलेंस है, लेकिन यहाँ इसको सबसे पहले स्टडी करने का पर्पज ये है कि आपको एक स्टोइचोमेट्रिक रेशो पता चल जाए कि जो आपके पास गिवन सब्सटेंस है उसके कितने मोल जो है वो आइडियली कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ये ज़रूरी है, हर स्टूडेंट को ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको ये नॉलेज ज़रूर हो कि यहाँ मोल रेशो क्या है। क्योंकि केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें जो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है वो मोल की मदद से किया जाता है। तो अगर आपको मोल की नॉलेज नहीं है तो फिर हमारी पिछली वीडियो को आप देख के मोल का कॉन्सेप्ट वाजे कर सकते हैं, लेकिन मोल का जानना ज़रूरी है आपके लिए। इस वीडियो से पहले जो पिछली वीडियो हमारी है मोल की, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मोल जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए आइडियली आपके पास इस सब्सटेंस में जो एलिमेंट दिए हुए उनका जानना जरूरी है। कि जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या आपकी नॉलेज में है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम एटॉमिक मासेस को याद रखने की या उनको जहन नशी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस से याद तो हो जाएंगे, लेकिन एक और भी इसका क्लू ये हो सकता है कि जब भी ये पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक मासेस जो है पेपर में मेंशन होते हैं। तो आप उन एटॉमिक मासेस की मदद से पहले क्या करें कि हर
सब्सटेंस का जो गिवन इक्वेशन में जिसका मास गिवन हो और जिसका मास रिक्वायर्ड हो उसके एटॉमिक मासेस जो है, मॉलिक्यूलर मासेस जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर ले पहले से, रफ में कर लें या वैसे ही कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे इन सम ऑफ एटॉमिक मासेस मॉलिक्यूलर मास होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें। अब ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ 3, इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना हो गया 52 प्लस 48, ये हो गया 100 ग्राम्स। तो इससे पता ये चलता है कि आपका बेसिकली अगर 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है तो एक्चुअली ये 1 मोल नहीं है, ये अगर इसको 1 मोल का मास आप देखें तो ये कितना हो गया 100 ग्राम्स के इक्वल हो गया, 100 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो आप या तो ये कहें कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, या आप कह लें 100 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, तो ये बात दोनों सूरतों में सही रहेगी। अच्छा, अब हमें इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है, देख लें। इस प्रॉब्लम में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड चीज क्या है जो इसके मास की जरूरत पड़ेगी हमें, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी आप फाइंड कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितने हैं इसके मॉलिक्यूल में 2, तो 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन का एक एटम जो है 16 ग्राम्स का होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, ये 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि 44 ग्राम पर मोल। तो इस इक्वेशन से हमें क्या नॉलेज या इंफॉर्मेशन हासिल हुई, वो ये हासिल हुई कि अगर मैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करूं, हीट करूं, तो इट मीन्स कि 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें हासिल हो रहा है कितना 44 ग्राम्स पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिलेशनशिप को हम मास मास रिलेशनशिप कहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको मास के साथ साथ वॉल्यूम भी फाइंड कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, तो 1 मोल का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm³ एट एसटीपी। तो ये जो नॉलेज है ये आपकी इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग की बेस पर लिखी गई है। ये नॉलेज इस क्वेश्चन में अराइज नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा ये जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में जो स्टूडेंट है वो ये भूल जाता है कि ये इस इक्वेशन को की क्या यूटिलाइजेशन करनी है। तो अगर वो ये बात नहीं जानता तो फिर आगे स्टेप नहीं ले सकता। बाकी आगे की चीजें जो है वो हम इसको डायरेक्ट डेटा से कर सकते हैं। तो सोल्यूशन जो है हमारा वो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली अब सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन सारा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि आप यहाँ की नॉलेज को देखें। ये आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है, ये आपको प्रॉब्लम समझाते वक्त कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको बताए, ये आपकी नॉलेज के अंदर होना चाहिए कि यहाँ स्टोइचोमेट्रिक रेशियोज क्या है, हर एक का 1 मोल का मास और वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, और वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो एटॉमिक मासेस की मदद से करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अब हम किस तरह निकाल सकते हैं ये जरा सा देख लें। यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ये जो मास है सॉरी, तो सबसे पहले हमें मास निकालना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फाइंड करेंगे? अगर इसके भी 2 मेथड हैं, लेकिन मैं फिर आपको मेथड 1 एक ही बता देता हूं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप चाहें तो 1 मोल का पहले यहाँ पर मास यूज कर लें। 1 मोल का मास कितना है, ये आपने जो इंफॉर्मेशन लिखी है ये कहाँ से लिखी, ये जहन में रखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन। ये जानना जरूरी है, ये हर स्टूडेंट का जानना जरूरी है
कि ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया। तो ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया, इक्वेशन से आया। फिर 1 मोल का मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स विल गिव्स how many masses, 44 grams of carbon dioxide। तो 100, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो इट मीन्स कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब एक्चुअली आपको मालूम कितने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए करना था, आप ये देखें प्रॉब्लम में कि कितना गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम देना है, जबकि यहाँ पर जो आपने रिलेशनशिप लिखा है वो 100 ग्राम के लिए लिखा है। तो अगर आपको किसी और मास के लिए निकालना है तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये 1 दर्जन अंडे जो है वो 144 रुपए के, 1 डजन एग्स, 1 डजन एग्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर 1 डजन एग्स, तो हाफ डजन कितने हो जाएंगे, हाफ डजन में कितने होंगे 6, तो 6 कितने के हो जाएंगे, आप क्या करेंगे 144 का हाफ कर लेंगे 72। तो ये कैसे हो गया, एक्चुअली हम क्या करते हैं इसमें यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर 100 ग्राम 44 ग्राम का, तो आपको एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक चीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 44 ओवर 100। 1 ग्राम के लिए हमेशा इस वैल्यू को डिवाइड में शो करना पड़ता है, और जितने के लिए फाइंड करना है तो इस एक की जो वैल्यू आती है उसको आप उतने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 44 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ जाएगा 22 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस मेथड से हम मास ऑफ कार्बन का, अब गाइस मैं सिर्फ वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज निकालना चाहूंगा। स्टूडेंट्स अब ये फाइनली हम आ गए अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, फाइनल ऑब्जेक्ट की तरफ, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो इसी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन में फाइंड कर सकते हैं फॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी इक्वेशन की इस इंफॉर्मेशन को दोबारा यूटिलाइज करना होगा, लेकिन अब की बार जब आप करें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिहाजा क्योंकि यहाँ पर 1 मोल, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्योंकि मास गिवन है 50 ग्राम्स, तो इसका तो मास गिवन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपने रिलेशनशिप में ऐसा करना है कि इसका मास यूज करें, इसका वॉल्यूम यूज करें। तो 1 मोल का मास जैसे कि हमने डिस्कस किया 100 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो ये, और इसके लिए वॉल्यूम, तो जैसे कि बताया मैंने कि एसटीपी पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, 22.4 dm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वॉल्यूम है ये किस पर होता है, एट एसटीपी। ये आप जहन में रखें हमेशा। ये प्रॉब्लम जो है इससे आगे गैसेस के चैप्टर में चेंज होगा, वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज कर दिया जाएगा। तो ये इसी प्रॉब्लम को उस जनरल गैस इक्वेशन के जरिए चेंज करेंगे। लिहाजा लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 50 ग्राम्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितना वॉल्यूम देगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये मालूम करना है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव्स 22.4 ओवर 100, यूनिटी मेथड लगाएंगे, 100 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50, 11.2 dm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ये आंसर है गाइस। आज की इस वीडियो के लिए यहीं अपने आप को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट से वजाहत करें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसे भी अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।